गाने बजाने के साथ नई दुल्हन का स्वागत किया जा रहा था। राधा हाथ में आरती का थाल लिए उसके दरवाजे तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। घर के अंदर मंगल गीत गाए जा रहे थे। कुछ औरतें राधा के साथ खड़ी हुई आपस में नई बहू के विषय में चर्चा कर रही थी। कुछ देर बाद शीतल अपने ससुराल के दरवाजे पर आंखें झुकाए सकुचाई सी गठबंधन से बंधी हुई अपने पति शेखर के साथ खड़ी हुई थी। सुर्ख लाल लहंगे के साथ 16 श्रृंगार किए शीतल के सौंदर्य पर मोहित हो शेखर उसकी ओर ही देखे जा रहा था। यह देखकर राधा की प्रसन्नता का कोई पार न था। सर्वप्रथम उन्होंने नवविवाहित दंपति की आरती उतारी और फिर उसके बाद गृह प्रवेश की विधि पूरी करने के लिए चावलों भरा चांदी का कलश शीतल के आगे रख दिया। चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर की ओर गिराने के बाद शीतल शेखर के साथ घर के अंदर एक कदम रखती है। तभी एक औरत चांदी की परात में घुला हुआ लाल रंग लाकर शीतल के आगे रख देती है। उस परात के आगे एक सफेद रंग की चौड़ी कपड़े की पट्टी बिछा दी जाती है। शेखर शीतल की गठबंधन की ओढ़नी लेकर अलग खड़ा हो जाता है और शीतल अपना पैर परात में रखते हुए आगे बढ़ती है। परात से पैर निकालकर शीतल उस सफेद रंग के कपड़े पर अपने लाल रंग के पैरों के निशान बनाती हुई आगे बढ़ती है। उसके आगे बढ़ते ही गिरा हुआ कलश अपने आप सीधा हो जाता है। बिखरे हुए चावल कलश के अंदर भर जाते हैं और सफेद कपड़े से पैरों के निशान अपने आप ही मिट जाते हैं। राधा की कुल परंपरा के अनुसार गृह प्रवेश के बाद नववधू को 8 दिन तक अपने कमरे में अकेले ही रहना होगा। इस बीच वह नए परिवेश में अजनबी लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगी। ये 8 दिन पुरुष के संयम और धैर्य की भी कड़ी परीक्षा होती थी। इन 8 दिनों में वह रात में अपनी पत्नी के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। सारी रस्में खत्म होने के बाद शीतल को उसके कमरे में ले जाया गया। कमरे में दियों की रोशनी की गई थी। सुगंधित इत्र की खुशबू से कमरा महक रहा था। पलंग पर लाल चादर बिछी हुई थी जिसके ऊपर सफेद रंग का एक कंबल अधखुला बिछाया गया था। कमरे का दरवाजा बंद कर शीतल ने अपना घूंघट खोलकर चैन की सांस ली। उसे यह कुल परंपरा कुछ अजीब सी लगी, लेकिन इसमें छुपी अच्छी शिक्षा को देखते हुए वह अपने आप को समझा देती है। विवाह की थकान की वजह से शीतल को पलंग पर लिटते ही नींद आ जाती है। अचानक से आधी रात को शीतल की नींद खुली। उसे चूड़ियों की खनखन सुनाई दे रही थी। Tidur lagi, ha? उसने उठकर देखा तो वहां बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने हुए एक और दुल्हन बैठी थी जिसके चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। शीतल उसे अचानक से अपने कमरे में देखकर डर गई थी। शीतल जैसे ही उठकर उसके पास जाती है वैसे ही वह धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकल जाती है। शीतल उसे कई आवाजें भी लगाती हैं, लेकिन वह नहीं रुकती। आखिर में शीतल उसका पीछा करने लगती है। उस दुल्हन का पीछा करते हुए जब शीतल अपने कमरे से बाहर भागती हैं, तो वो देखती हैं कि वह एक महलनुमा हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी है। इस हवेली में कितनी मंजिल थी, किसी के लिए भी कह पाना संभव नहीं था। इस मंजिल पर खड़े होकर शीतल को नीचे की सभी चीजें चींटी जैसी नजर आ रही थी। इस हवेली की हर मंजिल हूबहू एक जैसी थी। पूरी हवेली लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई थी। इस वर्गाकार हवेली की हर मंजिल पर 40 कमरे थे। हर एक तरफ 10 कमरे बने हुए थे। हर 10 कमरों के बाद एक घुमावदार सीढ़ी थी। चारों दीवारों और उनसे लगे हुए पत्थर के स्तंभों पर एक जैसी नक्काशी और चित्रकारी उकेरी गई थी। बीच में एक बड़ा सा आंगन था।
शीतल यह सब देखकर कुछ देर के लिए हैरान हुई थी, लेकिन उसे यह सब कुछ जाना पहचाना लगा। मैं यहाँ कैसे आई? मैंने तो सीढ़ियाँ चढ़ी ही नहीं, और जब मैं इस घर के बाहर खड़ी थी तो यह कोई हवेली नहीं बल्कि एक छोटा सा मकान था, लेकिन अब यहाँ पर एक हवेली है। यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे यह जगह इतनी देखी हुई सी क्यों लग रही है? शीतल ने खुद से ही पूछा। शीतल यह सब सोच ही रही थी कि उसे याद आया कि वह अपने ही जैसी किसी दुल्हन का पीछा कर रही थी। इतना याद आते ही उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। शायद जब शीतल हवेली को देखकर सोच में पड़ गई थी, तभी अवसर पाकर वो वहां से भाग निकली थी। शीतल उसे ढूंढने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वह घबराकर पीछे की ओर देखती है तो वहां उसकी सास राधा खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखते ही चंद्रिका सकपका जाती है और सिर पर पल्लू करने के लिए अपनी चुनरी पकड़ने के लिए हाथ पीछे करती है। तभी उसे याद आता है कि उस दुल्हन का पीछा करने के चक्कर में वो ऐसे ही बाहर निकल आई थी। इतना ध्यान आते ही उसकी नजर झुक जाती है। यहाँ क्या कर रही हो बहू रानी? राधा तिरछी नजरों से देखते हुए पूछती है। मां जी, मैंने अपने कमरे में किसी और दुल्हन को देखा था। मैंने जैसे ही उससे बात करने की कोशिश की वो भागते हुए यहाँ आई थी। इतना कहते हुए जब शीतल राधा को पीछे मुड़कर वह जगह दिखाने की कोशिश करती हैं, तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसने देखा कि वह किसी हवेली में नहीं बल्कि उसी छोटे से मकान में खड़ी थी जिसमें वह कुछ देर पहले ही आई थी। वह मकान के पिछले हिस्से में खड़ी थी। जो कुछ भी उसने अभी देखा था वहां वैसा कुछ भी नहीं था। क्या हुआ बहू रानी? आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हैं? जैसे राधा ने कुछ सुना ही नहीं था। कुछ नहीं मां जी, बस थोड़ी गर्मी लग रही थी इसलिए यहाँ चली आई थी। माफ कीजिए मां जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। शीतल ने सिर झुकाकर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे और क्या कहे। ठीक है, यह तुम्हारी पहली गलती है इसलिए तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन याद रहे आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आगे से तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तुम इनसे कहोगी। राधा के इतना कहते ही एक बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लेकर चलती हुई आगे आती है। उस बूढ़ी औरत ने काले रंग का लिबास पहन रखा था। उसके हाथों की खाल सिकुड़कर उसकी हड्डियों से चिपक गई थी, जिससे उनके बूढ़े होने का अंदाजा लगाया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पर एक लंबा घूंघट डाल रखा था। उनके हाथों की 10 उंगलियों में बड़े बड़े पत्थर अंगूठी के रूप में सजे हुए थे। इनका नाम त्रिपाला है। इन्होंने वर्षों तक हमारे परिवार की सेवा की है और अभी भी कर रही हैं। आज से ये आपके साथ ही रहेंगी। चलिए अब अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए। कल सुबह बाकी की रस्में भी करनी है। जल्दी उठिएगा। इतना कहते हुए राधा वापस कमरे की ओर मुड़ती है और चली जाती हैं। शीतल और त्रिपाला भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। तभी वो घूंघट वाली दुल्हन उन्हें जाते हुए देख रही होती हैं। इस भाग में बस इतना ही। अगला भाग देखने के लिए हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।